नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। पिछली वीडियो में आपने देखा कि डॉक्टर डीपी डोभाल ने जोशीमठ और उसके रिलेटेड जितने भी हाई हिमालयन इलाके हैं उनको विस्तार से समझाया। अब हम आपको यूसेक के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमपीएस बिस्ट, जिन्होंने जब एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा था और अंदर जो टनल बोरिंग मशीन थी वो दब गई थी और वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा निकला था, तब उसकी एक डिटेल स्टडी की थी और वो एनटीपीसी को दी थी। वो जियोलॉजिस्ट हैं, हिमालयन भूविज्ञान संस्थान यानी वाडिया में भी काम कर चुके हैं। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते हैं और वापस वो अभी यूसेक में डायरेक्टर थे, वापस चले गए। जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों की उनकी बहुत अच्छा अध्ययन रहा है। कई सारे रिसर्च पेपर हैं उनके अलग अलग संस्थानों से। उनसे जानते हैं कि आखिर जोशीमठ की जो वर्तमान स्थिति है उसके पीछे क्या क्या कारण है। हम कहते हैं ना कि जब डॉक्टर किसी ऑपरेशन के लिए जाता है शरीर के अंदर, तो वो पहली सारी जांच करा लेता है। वो आपका एक्सरे करा लेगा, अल्ट्रासाउंड करा लेगा, बायोकेमिस्ट्री करा लेगा, आपका ब्लड टेस्ट करा लेगा, और जब वो सारी चीज़ों से सुनिश्चित हो जाएगा तब वो आपके ऑपरेशन थिएटर में आपको ले जाएगा। यही स्थिति आप धरती का है। हम धरती के अंदर कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, टनल बनाने जा रहे हैं, तो पहले हमें धरती के अंदर की उस जगह की वास्तविक कंडीशन का पता होना चाहिए। वहाँ किस तरह की जियोलॉजी है, किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह की खामियाँ हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं जिनसे हमें निपटना होगा ड्यूरिंग टनल। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें पहले एक डिटेल टेक्निकल रिपोर्ट, और उसका टेक्निकल रिपोर्ट के लिए हम डिटेल जियोफिजिकल सर्वे हम करना पड़ता है हमको। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमें किसी भी मेजर ऑपरेशन, मेजर प्रोजेक्ट को करने के लिए बिल्कुल माइक्रो लेवल की हमें उसकी स्टडी करनी होती है। 1 मीटर बाय 1 मीटर का मैप करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि कितने क्रैक्स हैं, कितने जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स हमने शेयर हैं कि नहीं है, पूरा उसको हम एकदम प्लान फॉर्म में ऑपरेट करते हैं, उसको 3D मैप बनाते हैं उसका। फिर उसके अंदर की स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है। डीपीआर जीपीआर सर्वे करेंगे, रेडियो मतलब सेस्मिक सर्वे करेंगे। ये सारी चीज़ों के कंबाइंड जब रिपोर्ट आती तब हम चारों दिशाओं का मिनरल कंपोजिशन देखेंगे, रॉक देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, वाटर की कंडीशन देखेंगे, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल देखेंगे। इन सारी चीज़ों को देखने के उपरांत ही हम आगे का कदम बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये जियोफिजिकल एंड जियोटेक्निकल रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि हिमालय में रॉक कितनी है। बेसिकली जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वे 3 प्रकार की रॉक होती हैं। मेटामॉर्फिक होती है, सेडिमेंट्री होती है और इग्नियस होती है। इग्नियस माना जो अग्नेय शैल जो लावा से उत्पन्न होने के बाद बनती। मेटामॉर्फिक माने जो कायांतरित होती हैं, आइदर इग्नियस से और दी सेडिमेंट्री से। सेडिमेंट्री रॉक वो हुई जो समुद्र के द्वारा, नदियों के द्वारा लाया गया समुद्र में गाद, और वो बाद में उनका जो है लिथिफिकेशन, कॉम्पैक्शन हो जाता है, डाइजेनेसिस। उसके बाद वो सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो बेसिकली ये 3 तरह की रॉक हैं। लेकिन हमारा जो हिमालयन क्षेत्र है जोशीमठ का, और पीपलकोटी या चमोली या गढ़वाल या मलारी से ऊपर हमको जो है अगेन ट्रेथियस सेडिमेंट्स मिलते हैं। मलारी से नीचे हमको हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक नाइसिस एंड सिस्ट मिलते हैं। उसके बाद जब हम हेलंग तक आते हैं तो हेलंग से नीचे की तरफ हमको सेडिमेंट्री सीक्वेंस मिलता है, और वही सेडिमेंट्री सीक्वेंस फिर तापमान बढ़ने के कारण मेटा सेडिमेंट्री में कहलाता है। वो हमको देवप्रयाग यहाँ तक मिलता है, ऋषिकेश तक। ऋषिकेश के बाद हमको फिर जो है नीचे शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाएँ जो सेडिमेंट्री रॉक मिलती है। तो ये एक तो एक जनरल जियोलॉजिकल प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया मलारी से लेकर हरिद्वार तक। लेकिन इन पर्टिकुलर जोशीमठ में आपके पास सबसे पहले जब नीचे हम मलारी से चलते हैं, हेलंग से चलते हैं, तो हमको हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक नाइसिस एंड सिस्ट मिलते हैं, और उसके सिस्ट और नाइसिस मिलते हैं। फिर बीच में जड़कुल बैंड आता है, वहाँ पे क्वार्जाइट्स मिलते हैं, बड़ा सॉलिड रॉक है। फिर उसके बाद जो है अपना जो सिमट पांडुकेश्वर फॉर्मेशन की रॉक मिलती है। तो पिंडारी फॉर्मेशन से आगे जाके जब हम तपोवन की तरफ जाएंगे तो हमको पिंडारी फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसीलिए एक्चुअली क्या होता है कि जब हमें जियोलॉजिकल लिथोलॉजिकल वेरिएशन देखते हैं ना,
तो सडन वेरिएशंस जो है किसी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ की ओर इंगित करता है। तो जैसे हमने कहा मलारी में आपको दिखाई देगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्योंकि सडन चेंज है सेडिमेंट्री से लेके और हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक की ओर एकदम से। तो ऐसा है ना, कोई भी ग्रेडिंग होगी, पहले लो होगा, मीडियम होगा, तब हाई ग्रेड होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की जियोलॉजी के स्ट्रक्चर्स को बताती है। फिर हमारे जो पूर्व जियोलॉजिस्ट है उन्होंने इस पर बहुत डिटेल स्टडी कर रखी है, और यही कारण है कि आज किसी की हिम्मत नहीं है उस बात को काटने की कि क्या हेलंग से लेके और तपोवन जो जगह है जिसको प्रोफेसर वल्दिया ने अपना बैकता थ्रस्ट कहा है, जहाँ पे भंग्यूल के पास, और यहाँ पे हेलंग में एमसीटी जोन कहा है। तो ये जो जोन है इस पे आज से नहीं, जीएसआई के बड़े बड़े दिग्गज ब्रिटिश पीरियड के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रॉयल ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर ऑर्डन, जेबी ऑर्डन, प्रोफेसर हेमनगांसर, जो सिस एक्सपीडिशन, ग्रीनविच, आपका जो है हमारे इंडियन जियोलॉजिस्ट रूप के हो गया, वल्दिया साहब हो गए, बिरदी साहब हो गए, ठाकुर साहब हो गए, एन नंबर में गिनाना चाहूँ तो हज़ारों जियोलॉजिस्ट ने काम किया, और सब ने ये कहा है कि दिस एरिया इज हाईली सेंसिटिव एंड एक्टिव, टेक्टोनिकली एक्टिव जोन। तो जब इतनी सारी अलर्ट और वार्निंग थी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम ये वाइज नहीं है कि हम ऐसी जगहों पे कोई मेजर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को करें। हमको उसको बाईपास करना चाहिए। हम कहीं और बिजली पैदा कर सकते हैं, हम कहीं और अच्छा स्टेशन बना सकते हैं। जो वहाँ की पुरानी धरोहर है, जैसे भगवान नरसिंह देवता का मंदिर, भगवान विष्णु की गद्दी, आदि गुरु शंकराचार्य का तपस्थली जो है आपका कल्प वृक्ष, सुंदर औली, विश्व का सबसे बड़ा स्की सेंटर, इन्हीं चीज़ों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और इसी को केंद्रित करके हम उस क्षेत्र की आजीविका को बढ़ा सकते थे, बजाय कि हम वहाँ पे कुछ आनन फानन करने के कुछ करते और बड़े काम करते। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ उस इलाके में। एमसीटी आजकल बहुत चर्चाओं में आया। एमसीटी को ये मान के चलिए कि एक बहुत मेजर टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है। इट इज ए जोन, नॉट अ लाइन। इट पासेस ऑल थ्रू दी गढ़वाल हिमालय, पूरा हिमालयन जो बेल्ट है, ऑल अलोंग द हिमालयन बेल्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उधर की तरह। ये जो ट्रेंड है ना हमारे हिमालय का, तो आपको जो है ठीक आपका JNK से लेके और आपके जो है आज नेपाल से होते हुए और सीधे जो है आसाम तक, वहाँ तक उस तरफ नॉर्थ ईस्ट तक चले जाता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल लाइन है, स्ट्रक्चरल जोन्स हैं जो जियोलॉजिकली टेक्टोनिकली हिमालय को सेपरेट करती हैं। सबसे पहले जैसे हम बोलते हैं सबसे नीचे आता है गंगेटिक प्लेन और शिवालिक के बीच में, उसको हम बोलते हैं मेन फ्रंटल थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है द लाइन और द प्लेन थ्रू विच अ मास मूव अ वेरी फार डिस्टेंस with a very low angle. It's a low angle fault we call it. Low angle ऐसे, अगर हाई एंगल होगा तो ये फॉल्ट कहलाया जाएगा, लेकिन अगर लो एंगल होगा तो ये थ्रस्ट कहलाएगा। सीट मूव्स अलोंग दिस प्लेन। तो ये सीट्स हैं अलग अलग। पहला सीट है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, जिसको सेपरेट करता है आपको गंगेटिक प्लेन से इसको शिवालिक को। दूसरा थ्रस्ट आता है MBT, जो आपके, अगर हम अलकनंदा की गंगा के किनारे की बात करें, चले उसी के अलोंग चले हिमालय तक, तो फिर आएगा आपका ऋषिकेश में जो आपका ये जो चंद्रभागा नाला है, ये मान के चलिए कि एवरेज चंद्रभागा नाला और उधर बिंजगाड़ हमारे पौड़ी में, तो वो इसको अलाइन करता है। ये थ्रस्ट सीट चलती है, इसको MBT बोलते हैं। इसके बाद हमारा छोटे छोटे बीच में नॉर्मल और भी थ्रस्ट एंड फॉल्ट हैं, लेकिन उनका जिक्र न करते हुए सीधे मैं आपको ले चलता हूँ। इसके बाद हायर सेंट्रल हिमालय और लेसर हिमालय को जो सेपरेट करता है वो है MCT, वो है आपका हेलंग के पास सीधे। और इसके अतिरिक्त जब हम और आगे जाएंगे तो फिर वैकृता थ्रस्ट मार्क किया है बेंगुल में, तपोवन में। फिर और आगे जाएंगे तो जो टेथियस से और इस सेंट्रल हिमालयन मैसिव को डिफ्रेंशिएट करता है वो है आपका मलारी। और मलारी के बाद जब हम सीधे और ऊपर जाएंगे लपतल से आगे, और वहाँ हमको बिल्कुल मल्टी कलर एकदम
डार्क कलर की रॉक, हाई टेम्परेचर प्रेशर की वोल्केनिक रॉक मिलती है, तो उनको बोलते हैं ओफिलिटिक मिलांज। तो वो जो है वो लाइन हमारी जो है भारत को तिब्बत से सेपरेट करती है, उस जोन का नाम है इंडो सांगपो सूचर जोन। तो अब आप देखिए कि मैंने आपको पूरी जियोलॉजी ऑल अलोंग द गंगा, हरिद्वार से लेके और तिब्बत तक बता दी है। दरअसल ऐसा था उस समय जब एनटीपीसी जो टनल जो बन रही थी, स्टार्टिंग जो हमारा नीचे टीआरटी बोलते हैं, टेल रेस टनल, सेलंग गांव के नीचे, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट करते करते टीबीएम मशीन एक 1.5 किलोमीटर दूरी पे जाके अंदर फंस गई। फंस के आ गई, उसने जो है वहाँ पे एक्यूफर रॉक को पंचर कर दिया। एक्यूफर रॉक का मतलब होता है वो रॉक जिसके अंदर पानी की होल्डिंग कैपेसिटी होती है। वो कहीं से उसका ब्लॉक टूट करके जब वो पानी फोड़ करके उसके अंदर आया तो उसने टीबीएम मशीन को निस्तर नाबूद कर दिया, उसने उसको डिफंक्ट कर दिया। अब इनके गले में फंस गई, क्योंकि वहाँ से आगे वो काम ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पानी का फोर्स इतना था कि शुरू में 900 LPM आ रहा था। लेकिन अभी मैं पिछले हफ्ते जब जोशीमठ से होके आया हूँ तो आज भी लगातार वो पानी वहाँ से निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो परमानेंट वाटर टेबल को लिंक कर चुका है, पेरेनियल हो गया, तो तभी ये पानी इतने कंटिन्यूटी में आता है। और अब उसकी जो स्पीड है लगभग 600-650-700 LPM की है। 1 महीने तक हम उसको मॉनिटर करते रहे, 650-700 तक जब तक वो आता रहा। उसके बाद वो रेगुलर फेनोमेना हो गया। एक बात। दूसरी बात, जब उनने हमसे ये कहा था, क्योंकि यहाँ पे आपदा प्रबंधन के अधिकारी जो उत्तराखंड सरकार में काम कर रहे हैं, उनको इस एरिया के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि साहब आप आइए, थोड़ा हमारी मदद करिए, क्योंकि आपका एरिया है, आपने वहाँ शोध कार्य किया है, आप उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से जानते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, प्रदेश हित के लिए थी तो मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय से उनके साथ हो लिया और जोशीमठ गए, पूरा काम किया, क्योंकि मेरा वहाँ का बृहद काम किया हुआ था। उनको सजेशन दिए, जो कंपनी वाले हैं जिनकी वो टीबीएम मशीन थी, क्या नाम है उस कंपनी का, एल&टी की जो कंपनी थी, उनके ऑफिस में जाके उनके डॉक्यूमेंट को चेक किया। जब डॉक्यूमेंट को चेक किया तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें जो है विसंगतियाँ जैसे नज़र आई कि भाई ये चीज़ें पहले से पता होना चाहिए। जब इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर सब सरफेस एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो कहीं वो लैक कर रहा था, तो जिस वजह से इनको रास्ते में अचानक वो वाटर टेबल नज़र आ गई। एक बात वो टूटी तो फिर क्या करें, क्या सॉल्यूशन हुआ, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के नवानी जी वगैरह इन लोगों को बुलाया गया। उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई एक पैरेलल में एक दूसरी जो है उसके पैरेलल टनल बनाई जाए। और चूंकि आपको पता है टीबीएम मशीन कभी भी बैक नहीं चलती, आगे फॉरवर्ड चलती है, तो उसके फ्रंट साइड से फिर उसको ओपन करके मशीन को आगे चलाया गया, ठीक किया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जो टनल बनाई, जो ये जब प्रपोजल बनाया तो प्रपोजल में जो टनल की विड्थ है वो 8 मीटर डाई की सपोज करो डिफाइन थी। तो उसके ऊपर का जो ओवरबर्डन मास है उसकी एक लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर उसको 8 मीटर से बढ़ा करके उसके पैरेलल में एक टनल और खोद दिया आपने, तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी कैलकुलेशंस हैं, जो इंजीनियरिंग है, वो वहाँ पे लैक कर रही है कि भाई इतनी स्ट्रेंथ की कैसे हो सकती है, दूसरा छेद भी कैसे बेयर कर सकता है। या तो उन्होंने पहले से डिफाइन किया हुआ था कि इसमें दूसरा भी टनल बनेगा पैरेलल में, तो एक बात है। लेकिन अगर वो सडनली बनाना पड़ा तो कहीं ना कहीं उसमें एक असमंजस की स्थिति हो जाती है। दूसरी बात, ये जो हमने उस समय उनको अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस ये दी थी कि भाई एक तो आप इसको निकालना है मशीन, तो अदरवाइज तुम्हारा ये 250 करोड़ की मशीन गई, प्रोजेक्ट फेलियर इनिशियल स्टेज में। परंतु चूंकि उन्होंने कहा नहीं हम इसको करेंगे, तो हमने कहा ठीक है, इसको ऐसा किया जा सकता है, इसको खोलना पड़ेगा। लेकिन मेरा दिमाग में एक प्रश्न आया उस ज़माने में, क्योंकि मैं वहाँ का शोध छात्र हूँ, मैंने बहुत थीसिस पढ़ी है, बहुत लिटरेचर वहाँ का पढ़ा है। 1930 से लेकर अभी तक के सारे लिटरेचर मैंने कंसल्ट किए थे जब मैं उस कार्य को कर रहा था, थीसिस कर रहा था। मैंने ये सोचा कि जब इतने बड़े बड़े भूवैज्ञानिकों ने ब्रिटिश काल से लेकर आज तक किसी क्षेत्र को सेंसिटिव घोषित किया है, तो ऐसी कौन सी मजबूरी होगी वहाँ पे कि वहीं पे हमें करना है? क्या उसकी जगह नहीं बदली जा सकती थी?
तो मेरा उस प्रश्न उसमें पेपर में जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि मुझे लगता है कि ऐसी जगहों को अवॉइड किया जाना चाहिए जो टेक्टोनिकली जियोलॉजिकली हाईली सेंसिटिव और एक्टिव हो। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना चाहिए हम जब भी कोई बड़े मेजर प्रोजेक्ट बनाएं उत्तराखंड के अंदर, हिमालयन जैसे सेंसिटिव टेरेन के अंदर। तो इस चीज़ का मैं हमेशा पक्षधर रहा हूँ और आज भी बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि कम से कम ऐसी जगहों पे हमको, हाँ बहुत ज़रूरी है, नेशनल स्ट्रेटजी का मामला है, वेरी एसेंशियल, तो फिर उसके लिए प्रिकॉशन भी उतने ही ज़्यादा लेने चाहिए, फिर वहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए। भाई हम लोग, सिंपल सी बात है, हमको नदी पार करनी है तो करनी है ना, मजबूरी है हमारे को नदी पार करना है, तो हम क्या करते हैं, हम रेमेडी लेते हैं उसके लिए, हम अपने लिए जो है राफ्ट लेते हैं, रोप लगाते हैं, लाइफ जैकेट पहनते हैं, तभी तो नदी क्रॉस करते हैं, नहीं तो फिर नदी को एक किनारे चलने देते हैं, हम अपना किनारे चल लेते हैं। तो जहाँ ज़रूरी हो वहाँ प्रिकॉशंस भी उतने ही डबल स्टैंड, और ख़ास तौर पे जो कि इतने बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए तो और भी मानक बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो क्या उन मानकों को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत विचारणीय विषय है। कंक्लूजन क्या था रिपोर्ट का? यही कंक्लूजन था कि भाई अगर आपने टीबीएम को निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो टीबीएम को ही छोड़ो, प्रोजेक्ट बंद। और दूसरी बात, बहुत ज़रूरी है निकालना, प्रोजेक्ट को चलाना। मेरा तो अपनी ये राय थी कि भाई अगर आप, मैंने पहले कहा ना कि ऐसे जो टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है उसमें इतनी आवश्यकता क्या पड़ गई है, और क्या इसका बृहद सर्वे हुआ है, क्या इसका डिटेल जियोफिजिकल स्टडी हुई है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शायद लोगों ने ये परिकल्पना की होगी कि भगवान विष्णु का, नरसिंह देवता का जो बाई भुजा है, वो वास्तव में जब मैं देखता हूँ उसको तो बहुत बारीक है। क्यों उसने ऐसा डिज़ाइन किया, क्यों नहीं उसने पूरी कलाई बनाई, वो बारीक कलाई बनाने का क्या मकसद था, क्या वो बनते बनते टूट गया था, या उसके पीछे उसका एक मैसेज था। मैसेज देने का मतलब ये कि भाई अगर तुम जो है कुछ गड़बड़ करोगे तो ये हाथ टूटेगा और सामने प्रलय आएगा। और देखो जियोलॉजी की भाषा में प्रलय उसको कहते हैं जब अर्थक्वेक रिक्टर पैमाने के 8 और 9 से ऊपर गुजर जाता है। ऐसे भी संभावना है अगर कोई बड़ा मेजर अर्थक्वेक आया तो माउंटेन जो डिस्टर्ब होते हैं, रॉक फॉल जो होता है वो बड़े अर्थक्वेक से होते हैं, अगर उसको साइंस की भाषा में समझाने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता न समझते हुए अगर मैं इसके वैज्ञानिक के महत्व को समझाऊं तो जो इन्होंने कहा कि भाई सुबह में भगवान बद्रीनाथ जी का जो है दोबारा से उनकी उद्भव होगा वहाँ पे, और जो अलकनंदा, जो विष्णु गंगा जिसको हम बोलते हैं, विष्णु प्रयाग से पहले और विष्णु प्रयाग से थोड़ा सा पहले 2 पर्वत हैं, दाएं और बाएं, जय और विजय पर्वत। ये कल्पना है, ये लोगों की सोचना है कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में ये दोनों पर्वत मिल जाएं, बद्रीनाथ जी के पट बंद हो जाएं, तो बद्रीनाथ जी हमारे भगवान जो है अंतर्ध्यान हो जाएं। लेकिन उन्होंने उसका प्राविधान दिया है कि अगर इधर अंतर्ध्यान होंगे तो भविष्य बद्री एक जगह है सुबई, जो करीबन 30 किलोमीटर है जोशीमठ से आगे, तपोवन के बाद 17 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी पे लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर। मैं उसको देख के आया हूँ। उस मंदिर के अंदर ये किंवदंती थी कि भाई मूर्ति जो है धीरे धीरे करके ऊपर उठ रही है, जिसका कि मैं खंडन करता हूँ कि मूर्ति उठ नहीं रही है, बल्कि उसके नीचे की जो मिट्टी है वो धीरे धीरे पानी की बूंदों से धंस रही है नीचे को। उसके नीचे एक बाउल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है, और उसके पास, मेरे पास प्रमाण है उस जगह के कि धरती, वहाँ की जो टॉप सॉइल है वो धीरे धीरे करके नीचे को खसक रही है, क्योंकि वहाँ के जितने भी कैल और देवदार के वृक्ष हैं उनकी सारी जो तने हैं वो एक हॉकी के डंडे की तरह मुड़ चुके हैं डाउन स्लोप की ओर, जो अपने आप में एकमात्र इंडिकेशन है कि धरती का जो टॉप सॉइल है वो धीरे धीरे नीचे को सरक रहा है। तो वहाँ पे मूर्ति का पत्थर ऊपर न उठ करके मिट्टी, जो जिस मूर्ति जिस पे वो खड़ा कर रखा है, वो मिट्टी नीचे को धीरे 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 करके बहुत माइन्यूटली वो उसकी बीच का गैप बढ़ता जा रहा है।
तो मैं पिछले 1975-76 से जो वहाँ पे बाबा हैं उनके साथ मेरी बृहद चर्चा हुई और उन्होंने कहा बेटा बरसात में ही ये पानी आता है या बर्फ़ पड़ने के बाद ही पानी आता है, बाकी टाइम ये सूखा रहता है मंदिर के पीछे। देखिए, पहली बात तो विस्थापन शब्द ही बहुत दर्द कष्टकारी होता है। किसी जगह पे आप बैठे शांतपूर्ण ढंग से अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपको वहाँ से उठना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी प्रकृति के साथ, अपने आजीविका के साथ, अपनी डे टू डे लाइफ के साथ। ये बड़ा कष्टकारी होता है। कोई भी नहीं चाहता है कि वो डिस्टर्ब हो किसी जगह से, है ना। लेकिन जब ऐसी नौबत आ जाती है तो ख़ास तौर पे जैसे हम लोग गांव बसाना है, टेरी बसाना है, फलाना टेरी डैम बना, तो कितना कष्ट हुआ लोगों को, आज भी बेचारे झेल रहे हैं उसको दर्द को। मुझे मालूम है कि टेरी के जो विस्थापित लोग हैं उनकी संस्कृति बदल गई, कई लोग बहुत ही साइकोलॉजिकली टेरराइज हो गए, उनकी आजीविका के साधन ही बिगड़ गए, उनकी खेती चलेगी, उनके अपना जो सदियों पुरानी जो संस्कृति थी वो ख़त्म हो गई, विलुप्त हो गई। उसमें एक चीज़ नहीं कई चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। तो वही स्थिति हमारे के भगवान बद्रीनाथ क्षेत्र के इस जोशीमठ की भी है। लोग कहते हैं कि साहब जोशीमठ को विस्थापित कर देंगे। आप जोशीमठ को विस्थापित कैसे कर सकते हो? क्या जोशीमठ के भगवान नरसिंह देवता के उस स्थान को विस्थापित कर दोगे? क्या आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस स्थल पर तपस्या करी थी उस तपस्या को स्थल का जो कल्प वृक्ष है, क्या वो कल्प वृक्ष आपका जो है किसी दूसरे स्थान पे उग जाएगा? और उग जाएगा तो क्या वही मान्यता होगी उसकी? दो बात, जो हमारी पौराणिक संस्कृति, हमारे जो वहाँ से जो देव दर्शनी होती है, हमेशा नंदा देवी को रोज़ जो है लोग प्रणाम करते हैं, क्या दूसरी जगह से आप नंदा देवी को जल तर्पण कर सकते हो? नहीं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे स्थानों को जो है आप आदमी का विस्थापन कर सकते हो, लेकिन जोशीमठ का विस्थापन नहीं कर सकते। जोशीमठ जिस स्थिति में है, जिस मान्यताओं के लिए है, वो मान्यताएं नहीं बदल सकती। तो मेरा अपना ये मानना है कि आदमी का विस्थापन तो वैसे भी हो रहा है, पलायन हो रहा है, वो कहीं का कहीं छोड़ के अपना देहरादून में बस रहा है, हल्द्वानी में बस रहा है, नैनीताल में बस रहा है, वो बस रहा है, वो अपनी मजबूरी में बस रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक इतनी बड़ी स्थापित कला जो हमारी संस्कृति है उसको आप एक जगह से दूसरे जगह स्थापिट कर देंगे, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन सर जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पीपलकोटी सेफ है? उतनी जगह है जो पूरे जोशीमठ को? देखिए, कोई भी जगह का सेफ और अनसेफ कई पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरह का वहाँ पे ढांचा तैयार कर रहे हो, किस तरह की वहाँ पे लैंड है उसका सर्वे कर रहे हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पीपलकोटी की हर लैंड जो है हर जगह जो है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गडोरा गाड़ में हर साल इतना मलबा ना आता और कई दुकानें वहाँ जो है मिट्टी से लबालब नहीं होती बरसात में। ऐसा होता तो पीपलकोटी में जो है, पीपलकोटी के बगल में जो नाला है उससे कई दुकानें नुकसान ना हो रही होती। ऐसा होता तो जो सल्ला गांव की मिट्टी रोज़ नीचे बह के आ रही है उसको ये लोग थाम लिए होते। तो ऐसा नहीं है, जिस जगह को आप चुन रहे हैं उस जगह की भौगोलिक परिस्थितियाँ, जियोलॉजिकल कंडीशंस, वहाँ की जो सांस्कृतिक वो है, उनके साथ इंटरमिंगलिंग ऑफ दिस कल्चर हो रहा है, उन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और देखने के बाद ही ये सब निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा है कि हमारे जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उनके जो प्रमुख थे मुखिया, उनके कार्यकाल में मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक पहाड़ों के ऊपर एक नीति बनाने की बात हुई थी और जितने भी हमारे शहर हैं उनके प्राधिकरण बनाने की बात हुई थी। और उसके पीछे मुझे लगता है कि उनकी सोच और उनका मकसद उनके अपने पुराने तजुर्बे के आधार पर यही था कि जितना भी जो विकास हो, जो वहाँ के मॉडल हो, वो हर क्षेत्र के लिए एक थोड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। ऐसा नहीं है कि हम एक लाठी से सबको हाँक दें। अब बात करते हैं नदियों की कि नदी का जो है मानक बनाएंगे, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट देखिए, कहीं पर गंगा की मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर अलकनंदा किसी जगह पे श्रीनगर में 450-500 मीटर चौड़ी है
तो वही अलकनंदा जो है कोटेश्वर में 5 मीटर भी नहीं है, उसको काकड़ फाल बोलते हैं। काकड़ फाल का मतलब होता है कि इधर से काकड़ जो है पूरी नदी को क्रॉस करके एक छलांग में पल्ली तरफ चल जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी अलकनंदा के लिए एक ही मानक, एक ही राइडर लगाएं। हमें इसको टेरेंट कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको डिफाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर उसकी जियोमॉर्फोलॉजी, चैनल मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी पड़ेगी। और चैनल मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के बाद क्षेत्र डिवीजन वाइज, यूनिट वाइज डिवाइड करने पड़ेंगे कि चूँकि इसका जो है फ्लड प्लेन का जोन इतना है, लिया जाए इसकी सेंट्रल लाइन ये होगी, और इससे जो है 200 मीटर भी जा सकता है, 100 मीटर भी जा सकता है, 50 मीटर भी जा सकता है। ये क्षेत्र विशेष के हिसाब से मानक तय होने चाहिए। हम सिंगल राइडर पे काम नहीं कर सकते, नंबर 1, जब रिवर फ्रंट की बात आ रही है। नंबर 2, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था और जनरल खंडूड़ी साहब जो है उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में भी एक निर्णय मुझे सुनने में आया था कि हमारे पहाड़ों के लिए भवनों का बनाने का एक मानक तय किया गया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहने के लिए, जब जब हमारे माननीय इस तरह के सोच वाले महान भाव ने अपने विचार बड़े मंथन, बड़े लोगों के साथ, टेक्नोक्रेट के साथ डिस्कशन करने के बाद ये मानक तय करने की बात करी, लेकिन जो हमारे प्रशासनिक स्तर पे जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने कभी भी उसको एक दिशा नहीं दी। ये बड़े सोचनीय बात है। देखिए, अगर उस समय ये तय हो जाता कि जोशीमठ में जो मकान की ऊंचाई है G+2 से ऊपर नहीं बनेगा, तो आज हमें जो है 7 मंजिली बिल्डिंग 7 करोड़ रुपए की गिरानी नहीं पड़ती। देहरादून में जो आप, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है, जिसको हम बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, सैनसाई आश्रम के पास, राजपुर रोड क्रॉस करने के पास जो हमारा मालसी डियर पार्क है। अब आप देखिए कि मालसी डियर पार्क और सैनसाई आश्रम के बीच में अगर हम उस जोन को लें अक्रॉस टू दून घाटी, बिल्डिंगों की हाइट देखिए आप, 11-11 मंजिल, 12-12 मंजिल, फाउंडेशन का कुछ अता पता नहीं, नीचे कौन सी रॉक है इसके बारे में कोई बृहद जानकारी नहीं, वहाँ की भूगर्भीय कंडीशंस क्या है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं, और उसके बावजूद भी इतने बड़े भवन बनाने की आप जो है परिकल्पना कर चुके हो, इवन बना चुके हो। तो कहाँ किसकी गलती है, कौन इसके पीछे है? क्या उसके पीछे शासन प्रशासन है, या ये स्वार्थी लोग हैं जो इसको बना रहे हैं, या ये जो भूमाफिया हैं जो इसको बेच रहे हैं? तो मेरा अपना ये मानना है कि अपने प्रदेश के लिए जब हम बात करें हिल डेवलपमेंट की, तो हिल के डेवलपमेंट की एक विशेष नीति होनी चाहिए। बिल्डिंग नॉर्म्स, बिल्डिंग कोड, इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड है, अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं इसके, कि किस हाइट पे, किस एंगल पे, किस स्लोप पे, किस दिशा में, किस रॉक के ऊपर, किस सेडिमेंट के ऊपर कितना ऊंचा मकान, कितना लोड बेयरिंग कैपेसिटी वाला भवन बना सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जापान हाईली सेंसिटिव, हाईली टेक्टोनिक एक्टिव प्लेट के ऊपर है, विश्व का सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर डिस्प्लेसमेंट है अर्थ क्रस्ट पर, तो या तो आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट पे है, या फिर हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे जापान के पास है, डीप सॉयर पे। लेकिन आप देखिए कि उनकी टेक्नोलॉजी का कमाल, उनकी शिक्षा का कमाल, कि विश्व का सबसे बड़ा भूकंप आने के बावजूद भी सिर्फ 21 आदमी की जान जाती है, और 1 महीने के अंदर शहर फिर वही अपनी हरियाली लिए होता है। उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे प्लानिंग है, उसके पीछे विजन है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि यहाँ विजन देने वाले भी हैं, प्लानिंग करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करने वाले नहीं हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले नहीं हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड के लिए।